हेलो गाइस। वेलकम है आपका इस सेशन में, इस लाइव प्रीमियर सेशन में। और होपफुली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये वाला सेशन आज हमारा। तो अभी आप मुझे लाइव देख रहे हैं और मैं वेट कर रहा हूँ कुछ और सब्सक्राइबर्स का, कुछ और व्यूवर्स का जो ज्वाइन कर लें इस सेशन को, ताकि हम लोग प्रॉपरली स्टार्ट कर सकें। ओके। और जब तक कुछ और व्यूवर्स आते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस सेशन का, जिन्हें नहीं पता है। तो ये सेशन हमारा रहने वाला है आईपीएल मैचेस में जो हम लोग फैंटेसी स्पोर्ट्स वाली एप्लीकेशंस यूज करते हैं, जैसे ड्रीम इलेवन है या विजन इलेवन है। इस तरह की एप्लीकेशंस बहुत सारी भरी पड़ी हैं। और इनको किन डिजाइनर्स ने, मतलब जिन डिजाइनर्स ने डिजाइन किया है, उन्होंने कितना बेटर डिजाइन किया, कितना बुरा डिजाइन किया है इन्हें। ओके। या इनमें से हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं कि क्या बेस्ट की हुई है, इनकी गलतियां पकड़ेंगे हम लोग और उन्हीं से सीखेंगे कि हम हमारे प्रोजेक्ट्स में ये गलतियां ना करें, या इन्होंने जो बेस्ट चीजें की है, बेटर किया है, वो हम भी हमारे प्रोजेक्ट्स में, चाहे वो फैंटेसी स्पोर्ट्स वाली एप्लीकेशंस बनानी पड़े या कोई भी एनीथिंग, कोई भी टाइप का अगर प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, यूआई यूएक्स कर रहे हैं, तो उसके लिए आज का सेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ऐसी चीज से सीखना जो ऑलरेडी इंटरेस्टिंग है, सब लोग इंटरेस्ट लेते हैं जिस चीज के अंदर, उन्हीं एप्स से जो फेमस है, जो स्टार्टअप्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, उन्हीं एप्स के थ्रू हम लोग समझने वाले हैं क्या डिजाइनिंग में बुरा हो सकता है और क्या अच्छा किया जा सकता है जो इन्होंने किया हुआ है। ओके। और इनके साथ साथ बेस्ट चीज ये है कि इन्हीं के स्क्रीनशॉट्स को हम लोग एनालाइज करेंगे डीपली, और इनमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे इन्होंने कौन से डिजाइन प्रिंसिपल्स, डिजाइन रूल्स, यूएक्स लॉज अप्लाई किए हैं, वो लॉज कौन से हैं, उन्हें क्या कहते हैं, और उनके अकॉर्डिंग हम इन एप्लीकेशंस में डिजाइन को चेक करेंगे, जिससे कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है इंटरेस्टिंग वे में। तो ये बिल्कुल यूनिक तरह का सेशन रहने वाला है। एंड तक आपने बने रहना है, राइट। और एंड में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी रहेगा। ओके। तो चलिए हम लोग ये आई थिंक सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। काफी सारे व्यूवर्स आ चुके हैं, कुछ और आए जा रहे हैं, राइट। तो हम लोग टाइम रहते इसे स्टार्ट करते हैं। ओके। तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। अभी ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तीन तरह के एप्लीकेशंस हैं, विजन इलेवन, ड्रीम इलेवन और माई फैब इलेवन। ये थ्री जो एप्लीकेशंस है, उनको मैंने अच्छे से एनालाइज किया है, इनको मैंने यूज भी किया है अच्छे से, इसीलिए ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से एक इस तरह का सेशन ला सकूं लाइव, जिसमें हम लोग इसे एनालाइज करेंगे इन तीनों एप्लीकेशंस को। और इसी के साथ, इस लाइव सेशन के साथ में आपको एक किट भी मिलेगी फैंटेसी स्पोर्ट्स की एप्लीकेशन बनाने के लिए, राइट। तो एट द एंड मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ पे ये किट मिलेगी। इससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और अपने किसी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, राइट। ओके। तो अब हम लोग रिव्यू करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले विजन इलेवन, ड्रीम इलेवन और माई फैब इलेवन, इसी सीक्वेंस में मैं आपको तीन तीन स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा। ओके। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप साइड में चैट में जो पूछ सकते हैं, मेरी टीम जो है आपको रिप्लाई भी करती रहेगी, साथ के साथ चैट में भी। ओके। और अभी देखिए, तीन ये एप्लीकेशंस हैं और इस तरह से मैं स्क्रीनशॉट्स आपके सामने लेके आऊँगा। और जैसे कि सबसे पहले हमारा ड्रीम इलेवन, विजन इलेवन का स्क्रीनशॉट है ये वाला, इसके नीचे आइकन है, फिर स्क्रीनशॉट के नीचे आइकन है और फिर इसके नीचे आइकन है। ओके। इनके तीनों के अपने अपने लोगोज हैं, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी ऐप क्या कौन सा स्क्रीनशॉट है। ओके। तो सबसे पहले ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, सबसे पहले ये है एक तरह से फॉर्म का। ओके। तो यहाँ हम लोग क्या चीज समझने वाले हैं, अभी देखिए। यहाँ सबसे पहले तीनों के फॉर्म्स आ रखे हैं, राइट। फर्स्ट लुक में एकदम से देखते ही आपको कौन से वाला जो फॉर्म है वो ज्यादा बेटर दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ इंफॉर्मेशन जो है मैंने ब्लर कर दी है, मेरे ही तीनों अकाउंट्स के ये स्क्रीनशॉट्स हैं। ओके। तो यहाँ पे आप खुद पता लगाइए और चैट में रिप्लाई कीजिए कि कौन से वाला ज्यादा सबसे बेस्ट लग रहा है आपको यहाँ पे। ओके, राइट। तो कुछ लोग फर्स्ट को बोलेंगे, कुछ लोग सेकंड को बोलेंगे, और थर्ड को आई थिंक कोई नहीं कहेगा कि हाँ थर्ड वाला जो माई फाइव 11 का है वो फॉर्म बहुत अच्छा है, ऐसा आई थिंक बहुत कम लोग कहेंगे। ओके। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज क्या है, आपने भी अपने प्रोजेक्ट्स के लिए ध्यान रखना कि जैसे कि ये फॉर्म है, फॉर्म में यहाँ नेम, टीम नेम और ये सब लिखा हुआ है, राइट। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो टीम जैसे कि ये जो भी टाइटल लिखा है फॉर्म का, फील्ड का, उसके टाइटल के नीचे, फॉर्म के फील्ड का जो टाइटल है उसके नीचे और इसके ऊपर दोनों तरफ इक्वल गैप है। ऐसा कभी भी आपने नहीं करना है। ओके। जब भी फॉर्म बना रहे हैं या एनीथिंग, कुछ भी यूआई डिजाइन कर रहे हैं, तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि फॉर एग्जांपल ये टीम नेम जो है वो इस फील्ड से रिलेटेड है,
ये इसका टाइटल है, ये टीम नेम, तो इसके ज़्यादा पास में होना चाहिए, और जो ऊपर वाले नेम की जो टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट बॉक्स है, उससे थोड़ा दूर होना चाहिए। तो ये जो गैप दोनों जगह सेम है ऊपर नीचे टाइटल के, ये नहीं होना चाहिए, ये ज़्यादा गैप होना चाहिए ये वाला इसके मुकाबले। तो ओवरऑल सारे फॉर्म में एक तो ये वाली प्रॉब्लम है। फिर अगर हम लोग यहां देखें दूसरे वाला जो ड्रीम 11 का जो सेंटर वाला है, तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए जो टाइटल्स है वो ऑफकोर्स अंदर ही लिख दिए हैं, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं रही। ओके, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं रही है, तो यहाँ पे तो हम लोग वो चीज़ काउंट नहीं कर सकते, लेकिन एक सिंपली ये दिखा सकते हैं जैसे ये दो फील्ड्स हैं, इनके बीच में ठीक ठाक गैप है। ओके राइट। अब अगर इसको देखें माई फैब 11 वाले फॉर्म को अगर देखते हैं, तो इनमें देखिए कहीं कहीं तो इतना ज़्यादा गैप दे रखा है इन्होंने, कहीं कहीं फिर कम आ गया, ठीक है, फिर ज़्यादा आ गया। एड्रेस लाइंस वगैरह है जो वो यहाँ पे भी काफ़ी गैप दे दिया है, और अननेसेसरली स्पेस की भी वेस्टिंग की गई है। फील्ड्स जो है एक सिमिट्री में नहीं दिखाई दे रही है, राइट। जैसे ईमेल एड्रेस को इतना सा ही दिया हुआ है, ये यहाँ पे मोबाइल नंबर भी यहाँ पे रुक गया। अगर यहाँ देखें विजन 11 वाली स्क्रीन, तो सारा जो फॉर्म है एक ही हिरार्की में है, राइट लेफ्ट करके कुछ भी नहीं है, ना ही कुछ छोटी बड़ी फील्ड्स है, तो प्रॉपर एक अलाइनमेंट में दिख रहा है। यहाँ पे भी अगर देखें तो यहाँ पे भी ये सारा जो इंफॉर्मेशन है, जो फॉर्म के फील्ड्स हैं, वो सारे एक सेम विड्थ के अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ भी इधर उधर बिखरा हुआ नहीं दिखाई दे रहा जैसा कि इसमें है। तो यहाँ कहूंगा कि सबसे बेस्ट जो है ड्रीम 11 की स्क्रीन रही। सेकंड में चलते हैं, यहाँ पे साइड मेन्यू को लेकर चलता हूं। तो यहाँ अब हम लोग एक लॉ की बात करने वाले हैं जो है मिलर लॉ। मिलर लॉ क्या कहता है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। मिलर लॉ कहता है कि द एवरेज पर्सन कैन ओनली कीप 7 प्लस और -2 आइटम्स इन देयर वर्किंग मेमोरी, यानी कि ह्यूमन माइंड जो है वो अपना एक बार के लिए अपने माइंड के अंदर 7 चीजों को एक साथ सीक्वेंस में है तो उन्हें याद रख सकता है। ओके, या 2 कम या 2 ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन एज एन एवरेज 7 चीजों को याद रख सकता है। ओके, तो यहां अब हम लोग देखते हैं कि विजन 11 ने क्या किया, ये पूरी लिस्ट एक लॉन्ग लिस्ट बना दी, एक ही सीक्वेंस में सारा एक साथ कर दिया, तो ये रॉन्ग हो जाता है। अब ड्रीम 11 की अगर स्क्रीन को लेके चले साइड मेन्यू की, तो इसमें बीच बीच में पार्टीशन दिए हैं। यहाँ पे 4 का ग्रुप बनाया है, यहाँ पे 2 का ग्रुप बनाया है, यहाँ पे फिर 2 का है, फिर यहाँ पे 2 है, तो इस तरह से ग्रुपिंग कर दी है। और जो सीक्वेंस है उसमें एक साथ मैं कहूँगा 7 भी नहीं आ रहे यहाँ पे तो। ओके, तो 7 से ज़्यादा का तो यहाँ है ही नहीं कुछ ऐसा कि 7 से ज़्यादा आ रहे हो। ओके, तो ये जो है ग्रुपिंग कर देना या एक बार में एक साथ 7 ही इंफॉर्मेशन, मतलब 7 आइटम्स ही देना, ये बहुत बेटर रहता है। ह्यूमन माइंड जो है उसको अच्छे से याद रख पाता है। ऐप अगर और कोई देखनी है आपने, जैसे वेबसाइट देख लीजिए, Amazon की वेबसाइट देख लीजिए, शॉपिंग करते हैं आप लोग, तो वहाँ फुटर में जाइए, वहाँ पे आपको 7 के ग्रुप में ही मिलेंगे। मोस्टली जो फुटर वाले जो लिंक्स होते हैं वो 7 के ग्रुप में मिलेंगे। ओके, और यहाँ जाते हैं तो यहाँ भी ऑलमोस्ट एक साथ ही चीज़ें दी हैं, बीच में बैनर वगैरह लगा दिए, तो यहाँ पे भी ड्रीम 11 बेस्ट रहा। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, यहाँ 2 चीज़ों की बात करेंगे, 2 चीज़ों की, लॉ ऑफ प्रेग्नेंस और पेरेटो प्रिंसिपल। ओके, तो सबसे पहले ये क्या कहता है, लॉ ऑफ प्रेग्नेंस क्या कहता है, पीपल आर बेटर एबल टू विजुअली प्रोसेस एंड रिमेंबर सिंपल फीचर्स देन कॉम्प्लेक्स फिगर्स। ओके, तो यहाँ इशू क्या है, कार्ड्स और आइकन्स के साथ अगर इस लॉ को हम लोग देखें, तो सबसे पहले तो कार्ड्स को देखते हैं। यहाँ देखिए सिंपल चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाती है, तो हमें ट्राई करना चाहिए कि सिंपल से सिंपल चीजें ही हम लोग बनाएं, कंजेस्टेड ना बनाएं, किसी चीजों को इजीली समझ में आने वाली चीज बनाएं। तो यहाँ कार्ड्स को देखो आप, विजन 11 में यहाँ पे देखते हैं तो ये जो कार्ड्स है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी इतनी सारी ग्राफिक्स और एलिमेंट्स दे दिए हैं कि सब कुछ कचरा सा हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ देखें ड्रीम 11 में, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट वही चीजें यूज की हैं, लेकिन एक बहुत ही प्रॉपर वे में यूज की है, क्राउडेड नहीं लग रही और फालतू की चीजें यहाँ पे यूज नहीं की है। और माई फैब 11 में देखें तो यहाँ पे भी बड़ा सिंपल सा है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। ओके, फिर दूसरी चीज जो है, जो यहाँ पे लॉ कहता है कि रिमेंबर सिंपल फिगर्स देन कॉम्प्लेक्स फिगर्स। ओके, तो यहाँ अगर आइकन्स को लेके चले हम लोग, तो विजन 11 ने जो आइकन्स यूज किए, पहले तो इन्होंने अपना लोगो यूज कर लिया होम की जगह, दैट्स इट। ओके, चलो ठीक है। फिर माई मैचेस के अंदर ये ट्रॉफी का सिंबल बनाया हुआ है, ट्रॉफी को कितना डिटेल में बनाया हुआ है, या उसमें ज्यादा छोटे छोटे एलिमेंट्स इतने ज्यादा ले लिए कि वो कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो यूजर उसे हो सकता है समझे ही ना। छोटे छोटे आइकन जब भी आपने लगाने होते हैं, बिल्कुल साफ से मिनिमल आइकन यूज करने चाहिए। उसके बाद ये विनर्स वाला है, कौन सा किस पोजीशन में है ये देखने के लिए, लीडर बोर्ड देखने के लिए। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये बड़ी ही कॉम्प्लेक्स सी शेप बना दी है। यहाँ पे जो स्टेप्स होते हैं 1 2 3 का, ऊपर स्टार भी बनाया है और ये सब, तो ये भी कॉम्प्लेक्स हो गया है, तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहिए। यही अगर हम लोग देखें ड्रीम 11 को और
माई फैब 11 को, तो इन दोनों ने आइकन्स जो ठीक ठाक यूज़ किए, अच्छे यूज़ किए हैं। सबसे बेस्ट ड्रीम 11 ने यूज़ किया, जो लाइन वाले आइकन्स हैं, जो सेलेक्टेड है वो कलर का हो गया, उसमें हल्का सा फिल आ गया। तो जो सेलेक्टेड है उसमें बहुत ही ज़्यादा चेंजेस करने हैं, ऐसा भी नहीं करना है। मिनिमल डिज़ाइन रखते हुए इन्होंने आइकन्स को यूज़ किया है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स आइकन्स नहीं बनाए हैं, सिंपल आइकन्स बनाए हैं। आपने भी इसी तरह की चीज़ें बनानी है, मतलब आइकन्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपने बहुत ही सिंपल नॉर्मल आइकन्स बनाने हैं। ओके, फिर है पेरेटो प्रिंसिपल। ये क्या कहता है? ये प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी इवेंट को होने में जो मतलब अगर 80% कुछ भी काम हो रहा है कहीं पे भी, तो उसके पीछे जो रीजन है जहां से वो हो रहा है वो 20% चीजें ही होती हैं। रियल लाइफ में भी ये इससे प्रिंसिपल को बोला जा रहा है, और हमारे डिजिटल वर्ल्ड में एप्लीकेशंस के अंदर हम लोग इसे कैसे ले सकते हैं कि हमें फोकस द मेजोरिटी ऑफ एफर्ट्स ऑन द एरिया दैट विल ब्रिंग द लार्जेस्ट बेनिफिट टू द मोस्ट ऑफ यूजर्स। तो ऐसे चीजों पे ज्यादा आप मेहनत करो, ऐसी 20% चीजों पे जिनकी वजह से 80% एक्शन आपके जो एप्लीकेशन है उस पे किया जा रहा है। ओके, तो इसको हम लोग एप्लीकेशन में कैसे लेते हैं? जैसे कि ये हम लोग नीचे वाली जो मेन्यू है इसको डिसाइड करने के लिए भी इस पेरेटो प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ कैसे यूज करेंगे कि हमने, अब मान लीजिए कि हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, बॉटम में हम क्या लगाएं, कौन से 4 आइकन्स आएंगे या 5 आइकन्स आएंगे, क्या ऑप्शंस आएंगे। तो ये डिसाइड करने के लिए हम लोग इस प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं कि ऐसी कौन से 20% या 4 या 5 ऐसे फीचर्स हैं जिनसे मोस्टली काम किया जाएगा आपकी एप्लीकेशन पे, राइट। तो वो वाले जो फीचर्स हैं जो है उन्हें हम लोग बॉटम मेन्यू बार में लेके आते हैं। ओके, तो यहाँ जैसे कि आप मान लेते हैं यहाँ पे इन्होंने अकाउंट का ऑप्शन दिया है, तो ये बार बार यूजर यूज नहीं करेगा। अगर करना है तो वो ऊपर जाके प्रोफाइल में या वहां जाके कर लेगा, लेकिन इन्होंने यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। यहाँ पे विनर्स का इन्होंने दिया है, इन्होंने भी दिया है, ठीक है। फिर माई मैचेस है, ये भी माई मैचेस है, ठीक है, ओके। यहाँ इन्होंने माई बैलेंस का दिया है, माई बैलेंस बार बार चेक नहीं करेगा यूजर, तो वो ऑप्शन ऊपर रहना ठीक था, जैसे कि इन दोनों एप्लीकेशंस ने ऊपर दिया है। तो यहाँ ओवरऑल देखें तो अगेन ड्रीम 11 जो है वो बेस्ट रहती है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं ओकम्स रेजर लॉ। ये क्या कहता है? अमंग कंपीटिंग हाइपोथेसिस दैट प्रेडिक्ट्स इक्वली वेल, द वन विद द फीवेस्ट अजम्पशन शुड बी सेलेक्टेड। ओके, यानी कि एनालाइज ईच एलिमेंट एंड रिमूव एज मेनी एज पॉसिबल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ओवरऑल फंक्शन। यानी कि जब भी आप एप्लीकेशन बना रहे होते हो तो एक ही बार में स्क्रीन पे बहुत सारे फीचर्स डाल देते हैं हम लोग, या जो जिस पर्पज से हम जिस स्क्रीन पे पहुंचते हैं उस स्क्रीन में जितनी चीज़ों की ज़रूरत है एग्जैक्टली वही रखें, उसके अलावा फालतू की चीज़ें ना रखें उसमें, जिससे कि डिस्ट्रैक्शन ना हो यूज़र को। तो अगर आप देखें विजन 11 में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, एकदम से पता देखते ही तो कंफ्यूज हो सकता है यूज़र, वो यहाँ पे और चीज़ें भी देख रहा है। अगर हम लोग ड्रीम 11 में देखें तो यहाँ पे बिल्कुल टू द पॉइंट है कि आपने अमाउंट फिल करो या यहाँ से सेलेक्ट करो और ऐड कर दो। हालांकि इन्होंने प्रोमो कोड दिया, ये भी देना जरूरी है, लेकिन इसको कुछ इस तरीके से दीजिए कि ये थोड़ा साइड में हो जाए, मेन जो फीचर है वो अलग से दिखाई दे हमें हाईलाइट होके। ओके, ऐसा करना चाहिए। तो यहाँ माई फैब 11 ने भी ठीक ठाक काम किया है इस चीज़ में। तो यहाँ इस ओकम्स रेजर को फॉलो किया है लोगों को, और यहाँ पे ड्रीम 11 अगेन जो है वो बेस्ट निकल रही है। तो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे लॉज और कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है नीचे। तो जिस एप्लीकेशन ने जिस स्क्रीन में जो चीज़ें फॉलो की गई हैं वो मैंने उसके नीचे लिखी हैं, जो नहीं है वो नहीं लिखी हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस क्या कहता है? यूजेबिलिटी ह्यूरिस्टिक कुछ लिस्ट बनी हुई है नीलसन नॉर्मल ग्रुप के थ्रू, और उनके थ्रू हम लोग यूजेबिलिटी टेस्टिंग भी करते आए हैं हमारे एप्लीकेशंस में। तो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो क्या कहता है? द विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस रेफर्स टू हाउ वेल द स्टेटस ऑफ द सिस्टम इज कन्वेड टू इट्स यूजर्स। ओके, यानी कि जो भी हम लोग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं वो एक तरह से सही टाइम पे सही तरीके से यूजर को दिखाई दे जाए। ओके, यानी उसे पता रहे कि जो वो काम कर रहा है उसमें अगर कोई प्रोग्रेस चल रही है तो वो कितनी हो गई है, कितनी रिमेनिंग रह गई है। डाउनलोडिंग कर रहा है तो यस डाउनलोडिंग हो रही है, ऐसा कुछ ना कुछ हमने ग्राफिकली शो करना होता है। तो ये विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस है जो इन दो एप्लीकेशंस ने फॉलो किया हुआ है और माई फैब 11 ने नहीं किया हुआ है। तो इन दोनों को हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ यूज किया गया है। तो सबसे पहले इन्होंने विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम को कैसे यूज किया, देखिए सबसे पहले ये टाइम आ रहा है। ये स्क्रीन किस चीज की है कि हम लोग अभी कोई मैच होने वाला है और उसकी टीम हम लोग बना रहे हैं, खुद अपने लिए टीम बना रहे हैं। तो टीम सिलेक्शन का ये पेज है।
और यहाँ पे अगर हम लोग देखें टीम सिलेक्शन वाले टाइम में, तो हमें पता रहना चाहिए कि मैच चलने में कितना टाइम बाकी है। ओके, इसी तरह से किसी और एप्लीकेशन कोई भी टॉपिक की ले लीजिए, जब भी आप बनाओगे तो जो प्रोसेस में अभी यूजर है और वो प्रोसेस अगर टाइम पे डिपेंड करती है या किसी और तरह के प्रोग्रेस दिखाने की जरूरत है, तो हम कहीं ना कहीं दिखाएंगे कि ये प्रोग्रेस हो रही है। जैसे कि डिलीवरी का है, हमने कोई फूड ऑर्डर किया जोमेटो पे और फिर उसके बाद में हमें प्रोग्रेस दिखती रहती है कि हमारा ऑर्डर कहाँ तक आ गया, उसमें लिखा भी आता है कि प्रिपेयर हो रहा है, फिर पिक हो गया है, फिर ऑन द वे है, फिर वो मैप भी आता है, तो वो भी विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस है। या फिर हम अमेजोन पे या किसी पे ऐप में कुछ डाउनलोड कर रहे होते हैं वीडियोज को, तो वहां पे वो चल रहा होता है मतलब प्रोग्रेस बार चल रही होती है, तो वो भी विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम है। तो यहाँ पे विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम टाइम के अकॉर्डिंग है, दोनों ऐप्स ने ये यूज किया है कि हाँ भाई कितना टाइम रह गया है मैच चलने में, तो आप जल्दी जल्दी उसके अकॉर्डिंग अपने टीम बना लो। तो ये विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम है। अगर ये नहीं होता तो हो सकता है यूजर बनाया जा रहा है आराम से टीम और बाद में पता लगता है कि मैच तो स्टार्ट हो गया। दूसरा इसमें विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस क्या है, अगर आप यहाँ डॉट्स देख रहे हैं तो ये डॉट्स क्या है, 11 डॉट्स हैं और इनमें एक शेप ली हुई है रेक्टेंगुलर, थोड़ी टिल्टेड है। ओके, तो ये क्या है कि आप एक बार में टीम में 11 प्लेयर ले सकते हैं और ये ईच प्लेयर का एक एक आपको यहाँ पे एक डॉट या इस तरह से बॉक्सेस दिखा दिए ग्रीन कलर में। जैसे जैसे आप सेलेक्ट करते जाते हैं आपको वो फिल होता जाएगा और आपको विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस मिलता जाएगा कि आपने कितने प्लेयर सेलेक्ट कर लिए हैं, कितने रह गए हैं, वो यहाँ पे पूरा प्रॉपर प्रोग्रेस बार में दिखाई दे रहा है। ओके, तो ड्रीम 11 ने भी इसमें ऐसा किया है, इन दोनों ऐप्स ने किया है, और इसने माईफैब 11 ने ऐसा नहीं किया, तो यहाँ नहीं पता चल रहा है कि कितने प्लेयर हो गए हैं, कितने रह गए हैं। हालांकि इन्होंने नंबर्स वाइज दिए हैं कितने हो गए हैं, लेकिन फिर भी एक विजुअली अगर इस तरह से आप दे देते हैं तो वो बहुत ईजी रहता है नए यूजर्स के लिए। अब यहाँ पे एक चीज ड्रीम 11 ने और ज्यादा बेटर की है कि मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं और ये 9th प्लेयर हमने सेलेक्ट कर दिया है, तो जिस भी बॉक्स पे एट द एंड यहाँ पे पहुंचते हैं तो वहां 9 लिखा हुआ आ गया, यहाँ पहुंचेंगे तो 10 लिखा हुआ आ जाएगा, अगर यहाँ पे थे तो 5 आ जाएगा वर्डिंग में यहाँ पे लिखा हुआ, राइट। तो इससे ये भी पता लगता रहता है कि मैंने कितने प्लेयर सेलेक्ट कर लिए हैं। हालांकि विजन 11 में ये नहीं पता चलता है कितने, उसे काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4, राइट। इस तरह से काउंटिंग करके में पता चलेगा। अदरवाइज यहाँ पे नंबर्स भी दिए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे विजुअल्स की बात कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट आ जाता है यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम। ये तीनों ने ही फॉलो किया है। और ये क्या है, यूजर कंट्रोल और फ्रीडम, ये भी यूजिबिलिटी ह्यूरिस्टिक की थर्ड पॉइंट आ जाता है, जो ये कहता है कि यूजर्स ऑफन मेक मिस्टेक्स और चेंज देयर माइंड्स। मतलब यूजर मिस्टेक कर सकते हैं और वो अपनी माइंड चेंज कर सकते हैं कि हाँ ये तो नहीं करना था, मैंने ये करना था। तो हमारे एप्लीकेशन ने अलाउ करना चाहिए, ऐसा कोई फीचर बनाना चाहिए, ऐसा ऑप्शन देना चाहिए कि वो वापस बैक जा सके। बैक ये नहीं कि एरो पे क्लिक किया बैक चला गया। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि टीम सेलेक्ट हो रही है और यूजर को लगा कि नहीं मैंने तो काफी सारे प्लेयर्स तो गलत चूज कर लिए, ये नहीं करना था, चलो फिर से टीम बनाते हैं। तो बार बार जाके उसको डीसेलेक्ट ना करना पड़े, एक ऐसा ऑप्शन दे दो जिससे कि वो डीसेलेक्ट हो जाए। तो इसी तरह से कार्ट में भी होता है, एम्प्टी कार्ट कर सके हम लोग, जो भी शॉपिंग वाली एप्लीकेशन बना रहे हैं। फूड में हम लोग फूड सिलेक्शन कर लिया काफी सारा, फिर हम चाहते थे कि नहीं यार ये तो नहीं, चलो फिर से करते हैं, कुछ और ऑर्डर करते हैं, तो एकदम से ऑप्शन आ जाए जिसपे क्लिक किया और कार्ट एम्प्टी हो जाए। तो इसी तरह से यहाँ पे प्लेयर सेलेक्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन दिया जाए जिसपे क्लिक करने से पूरी टीम डीसेलेक्ट हो जाए और फिर से ऑप्शन मिल जाए हमें सिलेक्शन करने का इजीली। ओके, तो यहाँ तीनों ने ये काम किया है। क्लियर टीम यहाँ ऑप्शन दे दिया इन्होंने, तो कभी भी हम लोग टीम को क्लियर कर सकते हैं, फिर बना सकते हैं। यहाँ इन्होंने जहाँ पे प्रोग्रेस बार चल रही है टीम बनने की प्लेयर्स की, उसी के सामने इस तरह का माइनस का रेड कलर में आइकन दे दिया, यहाँ से काम हो रहा है। और फिर यहाँ पे अगर देखें थर्ड वाले में, तो इन्होंने यहाँ पे ये आइकन टॉप राइट कॉर्नर में दे दिया है, इस पर क्लिक करेंगे तो क्लियर हो जाएगी टीम। तो तीनों ने ये वाला ऑप्शन यूज किया। फिर हम लोग चलते हैं, जो ड्रीम 11 ने एक और चीज इसमें यूज किया है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज। ये यूजिबिलिटी ह्यूरिस्टिक का 7th पॉइंट होता है। इसका मतलब क्या, स्पीड अप द इंटरेक्शन फॉर द एक्सपर्ट यूजर सच एज दैट द सिस्टम कैन कैटर टू बोथ इनएक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपीरियंस्ड यूजर। तो ये ह्यूरिस्टिक जो लॉ है वो क्या कहता है, 7th पॉइंट ये कहता है कि हम इस तरह से इंटरेक्शन बनाएं कि वो जो नए यूजर्स हैं हमारे एप्लीकेशन पे वो भी यूज कर पाए इजीली, और जो पुराने यूजर्स हैं वो भी फास्ट क्विकली उस पर जा सके, यानी कि जो हैबिचुअल है एक्सपर्ट्स हैं जो, वो फास्ट जा सके। ओके, तो यहाँ पे अगर देखें तो इन्होंने एक ऑप्शन दिया है यहाँ पे, मतलब इंफॉर्मेशन दी है, यू कैन सेलेक्ट ओनली 7 फ्रॉम ईच टीम। ओके, तो इस जो पॉइंट है इसको शो करने के और भी कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ स्क्रीन पे मुझे ये मिला कि यहाँ पे ये शो कर रहे हैं। तो जो नए हैं यूजर्स, उन्हें नहीं पता कि ईच टीम में से कितने प्लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं,
ओके, तो यहाँ 7 ही कर सकते हैं एक टीम में से। ओके, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, फिर आपको दूसरी टीम के प्लेयर ही सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो जो नए हैं, जिन्हें नहीं पता, जो एक्सपर्ट नहीं है, उनके लिए यहाँ पे प्रॉपरली बताया गया कि भैया आप 7 ही कर सकते हो प्लेयर सेलेक्ट, और जो नए हैं उन्हें तो ऑलरेडी पता ही होगा, तो वो क्विकली जा सकते हैं ओके सिलेक्शन करते हुए। तो इन्होंने नहीं यूज किया, ना ही फैब 11 ने यूज किया, तो ड्रीम 11 ने इसको परफेक्टली यूज किया है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो इन दो एप्लीकेशंस ने, विजन 11 और ड्रीम 11 ने फॉलो किया है, माई फैब 11 ने नहीं किया। तो इससे भी आपको सीखने को काफी कुछ मिलने वाला है। जैसे कि विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि visibility of system status refers to how well the status of the system is conveyed. Okay, पिछली बार मैंने ये रीड नहीं किया था। Ideally, system should always keep user informed about what is going on through appropriate feedback with reasonable time. तो on time, सही टाइम रहते हमने यूजर को पूरा इन्फॉर्म करके रखना होता है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। तो यहाँ पे जब हम लोग टीम के जो प्लेयर्स में कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी इन्होंने टाइमर दिया हुआ है और फैब 11 ने टाइमर दिया ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ से विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे परफेक्टली मिल रहा है इन दो एप्लीकेशंस में। ओके, तो फिर है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको समझ लीजिए। ये जेस्टॉल्ट लॉ ऑफ ग्रुपिंग का एक पार्ट है, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। द ह्यूमन आई टेंड टू परसीव सिमिलर एलिमेंट्स इन अ डिजाइन एज ए कंप्लीट पिक्चर, शेप और ग्रुप, इवन इफ दोज एलिमेंट्स आर सेपरेटेड। ओके, चाहे वो अलग अलग हैं, कोई भी एलिमेंट्स हमारे डिजाइन के, अगर उन्हें किसी तरीके से हमने, जैसे कि किसी शेप से, पिक्चर से या ग्रुप से हमने एक साथ किसी तरीके से दिखाया, तो वो सिमिलर दिखाई देते हैं, राइट। तो हम लोग उसे किस तरह से सिमिलर बना सकते हैं? या तो सेम टाइप की पिक्चर से, सेम तरह की शेप्स को यूज करते हुए, इनको यूज करते हुए। ओके, तो कलर, शेप और साइज, ठीक है। इसके अलावा ओरिएंटेशन एंड मूवमेंट, एक तरह का मूवमेंट देके हम बता सकते हैं कि भाई ये ग्रुप्ड है, एक साथ एक जैसे फीचर है, चाहे वो अलग अलग रखे गए हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आपको फीचर मैं अभी बताने वाला हूँ कि इन्होंने यहाँ पे लॉ ऑफ सिमिलैरिटी को कैसे यूज किया है। अगर आप देखें तो इनको ग्रुप वाइज किया है, बीच में एक ऐसी शेप दे दिया, गैप दे दिया, कलर दे दिया, जिसकी वजह से ये सेपरेट हो गए, दोनों अलग अलग हो गए हैं, ये चारों अलग हो गए हैं, ये चारों अलग हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे देखें तो इन्होंने भी ऐसा कुछ किया है, लेकिन इस लॉ से भी हटके अगर और भी चीजें मैं डिस्कस करूँ तो यहाँ पे वेस्टेज ऑफ स्पेस किया है इन्होंने, तो इतना स्पेस वेस्टिंग कर दी। और दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे इन्होंने ठीक है कुछ अच्छा किया कि विकेट कीपर बता दिया, ये बैट्समैन है ये बता दिया, लेकिन यहाँ अगर देखें ड्रीम 11 में तो इन्होंने विकेट कीपर यहाँ लिख भी दिया है, तो इससे इजीली पता चल रहा है, तो इससे स्पेस की सेविंग भी कर ली है। ओके, तो अब जो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी की जो मैं बात कर रहा था, उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे सीएसके और ये सीएसके, ये जो टीम के प्लेयर्स हैं, इनको ब्लैक कलर के बॉक्सेस में दिखाया गया है। तो ये दूर दूर है, लेकिन फिर भी ये एक सिमिलैरिटी बना रहे हैं एक दूसरे के अंदर, जिससे हमें पता लग रहा है कि भाई ये जो प्लेयर्स हैं वो सेम टीम के हैं। उसके अलावा इनको ग्रुपिंग कर दी है पास पास में, बीच में गैप्स डाल के, तो भी पता चल रहा है कि ये चार जो प्लेयर्स हैं ये एक साथ हैं, ये दो प्लेयर एक साथ हैं, वो विकेट कीपर के कारण, ये बैट्समैन है इसकी वजह से, तो ऐसा किया गया है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज अगर देखा जाए तो इस वाली स्क्रीन के अंदर यहाँ जो गैप जो दिया गया है, ये वाले गैप्स जो दिए हैं, ये बहुत ज़्यादा भी दिए गए हैं और ये सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं स्क्रीन में। अगर स्क्रीन को हम लोग देखते हैं तो ये जो गैप्स है वो इतने डार्क हैं कि सबसे ज़्यादा ये 3 स्ट्रिप्स ही दिखाई दे रही हैं। तो ये यूजलेस हो जाती है एक तरीके से, डिज़ाइन सही नहीं कहलाएगा इसकी वजह से। ऐसा नहीं करना है आपने। तो जिन चीज़ों को आपने हाईलाइट नहीं करना है उसको मत कीजिए, इतना बड़ा बड़ा और अलग स्पेशल कलर में मत दीजिए, डार्क कलर में मत दीजिए, कंट्रास्ट इतना नहीं दिखना चाहिए उस चीज़ का। तो आप अपनी एप्लीकेशंस के अंदर भी जो भी चीज़ें मैं अभी यहाँ पे इस सेशन में बता रहा हूँ, ये वीडियो बाद में भी मिल जाएगी आपको। तो यहाँ आपने इस वीडियो के साथ साथ में अपने जो भी पहले के प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं या आप बना रहे हैं या इन फ्यूचर बनाएंगे, उनको आप साथ साथ में इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, बार बार इस वीडियो को देखते हुए आप पता लगा सकते हैं कि आपके एप्लीकेशंस में क्या प्रॉब्लम है और उन्हें कैसे सही करना है। इसके अलावा अगर आप रीडिज़ाइन कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन को, कोई प्रोजेक्ट आया रीडिज़ाइन करने का, तो भी आप यही वाली सब चीज़ें समझते हुए इस वीडियो से आप ये अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जो क्लाइंट की एप्लीकेशन है, जो प्रोजेक्ट आया है, राइट, कर सकते हैं। जो चीज़ें मैंने बताई है उसको ध्यान में रखते हुए, वो चीज़ें प्रॉपरली समझते हुए अगर आप करेंगे तो वो ईजिली रीडिज़ाइन हो जाएगा। ठीक है, ओके। उसके अलावा देखिए एक और चीज़ इसमें मैं बता देता हूँ, जैसे कि इन्होंने MICS के ये जो टीम्स हैं इनको तो एक ही कलर में कर दिया, अलग अलग टीम के प्लेयर हैं उनके बॉक्स को तो एक ही कलर में कर दिया।
ठीक है, और विकेट कीपर बैट्समैन है, इनको हाईलाइट किया है। तो मुझे यहां तक ये लगता है कि ड्रीम 11 सबसे पहले ही आई थी और उसको विजन 11 ने कॉपी किया उन चीजों को, और कॉपी करने के लिए दिमाग प्रॉपरली लगाया नहीं है, ओके, या थोड़ा अलग करने के चक्कर में इन्होंने ऐसा किया है। अब देखिए विकेट कीपर इन सबको यहाँ पे हाईलाइट किया, इसकी बजाय क्या हाईलाइट करना चाहिए था कि टीम के प्लेयर्स, जैसे इन्होंने हाईलाइट किया हुआ कि सीएसके का ये, जैसे इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है सीएसके के ये हैं, एमआई के ये अलग व्हाइट वाले हैं, तो इजीली ये समझ में आ रहा है, राइट। तो ये करना चाहिए था। बैट्समैन है, ये तो एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो पता चल ही रहा है। इन्होंने क्या किया है, बैट्समैन इतना बड़ा लिख भी दिया, विकेट कीपर लिख भी दिया, फिर भी नीचे यहाँ पे फिर से विकेट कीपर या बैट को इतना हाईलाइट कर दिया, तो ये नॉनसेंस यूआई हो गई। ऐसा नहीं करना है आपने, बार बार इस चीज़ों को दे रहे हो, इतना स्पेस भी वेस्टेज कर दी, फिर भी नीचे भी ऐसा दे रहे हो, तो ऐसा क्यों दे रहे हो भाई, ऐसा नहीं करना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस को। अगेन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इन 3 स्क्रीन पे आपको विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस बहुत अच्छे से दिखाई देने वाला है, समझने वाला है। बता तो मैंने पहले ही दिया था कि ये होता क्या है विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस, कि अभी आपकी स्क्रीन पे क्या हो रहा है, क्या स्टेटस है, प्रोग्रेस क्या चल रही है, वो आपको दिखाई देती रहे। तो यहाँ सबसे पहले अगर हम लोग विजन 11 की बात करें तो ये जो टीम है, इसमें किस टीम ने कितने रन बनाए, कितने ओवर में कितने रन हो चुके हैं, और वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। प्लेयर्स ने कितनी बॉलों में कितने रन बना लिए वो भी दिखाई दे रहा है। और अगर हम लोग यहाँ माई फैब 11 की बात करें तो यहाँ पे कुछ कम इंफॉर्मेशन है, सिर्फ यही पता लग रहा है कि किस टीम ने कितने रन बनाए हैं, ओके, वो दिखाई दे रहा है, कितने ओवर हो गए। लेकिन ड्रीम 11 ने इसको इतने अच्छे से और कैटेगराइज ऐसे ऐसे करके बनाया है ना कि बहुत अच्छा इसमें फील होता है प्ले करते हुए। ओके, तो इन्होंने दोनों टीम के तो स्टेटस तो दे ही दिए हैं, बीच में लाइव भी दिया है कि मैच लाइव चल रहा है, फिर उसके बाद कि एक टीम को कितनी बॉल पे कितने रन चाहिए, फिर किस प्लेयर ने कितनी बॉल पे कितने रन बना लिए हैं, ओके। और फिर यहाँ पे जो ओवर चल रहा है उसकी बॉल्स को दिखाने के लिए यहाँ पे बॉल्स दिखाई है, इस प्लेयर का स्टेटस क्या है, 28 रन दिए, 0 विकेट ली है, 2.2 ओवर करा दिए। इतना डिटेल में सब कुछ यहाँ पे दे दिया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जो इस टाइम एक यूजर को पता होना चाहिए, वो जानना चाहेगा। ओके, एक और चीज दिखा देता हूं आपको। यहां अगर देखें, ये वाली जगह देखिए आप, यहां अगर देखेंगे तो दोनों प्लेयर्स की बॉल और रन दिए गए हैं। देखिए कितना अलाइनमेंट कितना बुरा है इस चीज का। और यही अगर हम लोग यहाँ ड्रीम 11 में देखें तो ये देखिए कितना परफेक्टली अलाइनमेंट दिया है, रन्स को थोड़ा साइड में, बॉल्स को थोड़ा साइड में, उनको भी अलाइनमेंट प्रॉपरली दिया है। तो आपने ये चीजें भी अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर भी ध्यान रखनी है कि अलाइनमेंट जो चीजों की होनी चाहिए परफेक्ट रहनी चाहिए, एक सीक्वेंस में राइट लेफ्ट अलाइंड, ये कैसे कैसे कब कब होना चाहिए, ये प्रॉपरली दिखाई देना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो देखिए इतना बुरा डिजाइन बनता है जैसे इन्होंने किया हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, थोड़ी सी स्लाइड्स रही हैं ये, ओके। और नेक्स्ट आ जाती है हमारी ऐसी स्क्रीन जिसमें हम लोग टीम को कंपेयर करते हैं। ओके, तो इसमें एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिजाइन, इसे हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। ये भी यूजेबिलिटी ह्यूरिस्टिक का 8th पॉइंट है। और ये क्या कहता है, डोंट ओवरवेलम यूजर्स बाय डिस्प्लेइंग अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, कीप स्क्रीन्स एंड डायलॉग फोकस एंड मिनिमल टू मैक्सिमाइज विजिबिलिटी एंड क्लियरिटी। यानी कि आपकी विजिबिलिटी और जो क्लियरिटी है वो बरकरार रखने के लिए आपने मिनिमम से मिनिमम ग्राफिक्स को यूज करना है, कम से कम चीजें बनाते हुए आपने इसको यूज करना है। ओके, मतलब डिजाइन करना है। तो यहाँ अगर देखें विजन 11 को, तो यहाँ इन्होंने कुछ शेप बनाई है। बीच में अगर आप देख रहे हैं एक जिगजैग वाली सी, एक ऐसी लाइटनिंग वाली सी ऐसी कोई एक शेप बनाई है और रेड कलर इसे दिया है। और अगर ड्रीम 11 को देखें तो इन्होंने भी ऐसी सी शेप दी है, बीच में हल्की सी दिखाई दे रही है, ये है। और इसके बाद माई फैब 11 का भी है। तो आप अब खुद चैट में बता सकते हैं मुझे कि इनमें से आपको सबसे बेस्ट कौन सी लग रही है। देखते हैं कि कौन सी लग रही है। जब भी मैं पूछूं या ना पूछूं, आप जैसी स्क्रीन आपके सामने आती है एकदम से आप चैट में बता सकते हैं कि कौन सी स्क्रीन सबसे ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। तो आपने इंटरेक्शन बनाए रखना है, अपने व्यूज देते रहने हैं पूरी एप्लीकेशन में, मतलब पूरी इस सेशन के अंदर साथ के साथ। ओके, राइट। तो यहाँ पे जिन्होंने बीच वाली को, ड्रीम 11 वाली को स्क्रीन को, सेकंड नंबर की स्क्रीन को बेस्ट बताया है, वो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे एक चीज बताता हूँ कि कॉपी किया है डिजाइन ने ड्रीम 11 को, और कितना बुरे तरीके से कॉपी किया है, दिमाग बिना लगाए कॉपी कर लिया। तो आप भी जब कॉपी करते हैं, इंस्पायर होते हैं कहीं से, तो ये गलतियां नहीं करनी है। देखिए सबसे पहली चीज, इस शेप की बात करूंगा। ये जो जिगजैग वाली सी, लाइटनिंग वाली सी शेप है, इन्होंने ये यूज किया। ये जब किसी की टक्कर हो रही होती है, कंपैरिजन हो रहा है टीम्स के अंदर खासकर, तब इस तरह की शेप यूज करते हैं। तो इन्होंने ये शेप यूज की है, बिल्कुल मिनिमल सी, साफ सी
शेप यूज की है, ये ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रही, यूज़र का ध्यान नहीं भटका रही है, लेकिन वहाँ है अपना काम, वो उतना कर रही है शेप। लेकिन जब विजन 11 के डिज़ाइनर ने ये किया होगा तो वहाँ से उन्होंने देखा कि अच्छा ये शेप है, अब ये एज इट इज़ तो ले नहीं सकता, कलर भी चेंज करना है। कलर क्या दे भाई, अग्रेसिव हो रहा है सब कुछ, और विजन 11 के अंदर हमारा रेड कलर भी है, रेड कलर दे दो, और फिर ये शेप भी सेम ना हो जाए, तो इसमें एक कट बना हुआ है, तो यहाँ पे भाई साहब ने 2 कट्स बना दिए, लेकिन ये ओवर हो गया, जो शेप होती है इस तरह की उसमें ओवर हो गया, तो ये गलत है, ये ऐसा नहीं करना है, आपने सिंप्लिसिटी को खराब नहीं करना है। दूसरी चीज, इस स्क्रीन को अगर देखें तो सबसे ज्यादा यही वाले ऑप्शन जो चीजें हैं वही हाईलाइट हो रही है, इतनी ज्यादा वो दिखाई दे रही है, राइट। और अगर ड्रीम 11 में चले तो बिल्कुल सिंपल सोबर इजी टू अंडरस्टैंड चीजें हैं, प्रॉपरली हर एक उसको डिवाइड भी किया है, बीच में डिवाइडर्स डाल के, ओके, ग्रुपिंग की है अलग अलग चीज़ों की, ओके। और टॉप में यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया पॉइंट्स का, जिसमें ये शेप यूज़ किया, इन्होंने इतनी ज़्यादा शेप यूज़ कर ली, बहुत ज़्यादा हो गया ये, तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीज़ें, सिंपल नहीं रहता है, मिनिमल डिज़ाइन नहीं रहता है। और माई फैब 11 का तो कहना ही क्या, इन्होंने तो कुछ ऐसी शेप को तो चलो यूज़ किया ही नहीं है, इसके अलावा इन्होंने टेबल ही ऐसा यूज़ कर लिया कि टेबल के अंदर जो ये लाइनें जो बन रही है रोज और कॉलम्स की, ये सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। तो टेबल जो होता है हमारा, इसमें रोज और कॉलम्स की जो लाइंस बनाते हैं, वो आपने प्रोजेक्ट्स में भी ध्यान रखना है कि हाईलाइट नहीं करनी है, इतनी तेज डार्क लाइंस नहीं बनानी है, टेबल में बिल्कुल लाइट लाइट सी लाइन बनानी है। वो सुपोर्टिव ग्राफिक्स होते हैं, ये इसे मैं सुपोर्टिव ग्राफिक्स कहता हूं। तो सुपोर्टिव जो ग्राफिक्स होते हैं उन्हें मिनिमल रखना चाहिए, वो अपना काम मिनिमल रहते हुए करेंगे और होंगे भी वहां पे और अपना काम भी करेंगे। तो अगर यहाँ देखें तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, ये जो लाइन्स ही ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं। यहाँ बिल्कुल सिंपल सोबर और बहुत अच्छे से यूज है, इन्होंने भी वो लाइन्स हाईलाइट कर दी हैं बीच बीच में। और ये जो लाइट कलर लिया ये सही नहीं है, इनके वाला लाइट कलर, इस पे वाइट जो लिखा हुआ है ये बड़ा ही अजीब सा लग रहा है, ऐसे ब्लर ब्लर सा लग रहा है, ओके। तो ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो ड्रीम 11 का यहाँ पे बहुत ही बेस्ट है। तो लॉ ऑफ कॉमन रीजन भी यहाँ पे जस्टॉल्स लॉ में एक लॉ ऑफ कॉमन रीजन आता है, एलिमेंट्स टेंड टू परसीव इनटू ग्रुप्स इफ दे आर शेयरिंग एन एरिया विद अ क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज, ओके। तो यहां अगर देखें तो ये जो सेपरेट किया गया है बीच में डिवाइडर डाल के, जो मैंने पहले डिस्कस कर लिया, ये बाउंड्रीज डाल के इसको अपने आप में अलग अलग अच्छे से कर दिया है इन्होंने। अगर यहां देखें तो यहां बीच में टाइटल्स आ गए, इसकी वजह से थोड़ा लग रहा है अलग, लेकिन क्लियरली अलग अलग बाउंड्रीज नहीं डाली है, ना ही फैब 11 ने डाली है। तो जब आप कोई भी सेक्शंस बनाते हैं, ग्रुपिंग हो रही है किसी सिमिलर चीजों की, तो उनको बाउंड्रीज में डालो, ओके। और उन्हें कॉमन एरिया, जो कॉमन रीजन दिखाई देगा कि हाँ ये इतना कॉमन है, ये इतना कॉमन है, ओके। ये ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन। यहाँ ये स्क्रीन कौन सी है, लीडर बोर्ड की है। जो कॉन्टेस्ट हमने ज्वाइन कर लिया है, करने के बाद हम देखना चाहते हैं कि मैं इस कॉन्टेस्ट में कितने रैंक पे हूँ। तो वहाँ अगर देखें मेरे अकाउंट की ये वाली स्क्रीन्स, तो यहाँ पे मेरी पोजीशन देख रहे हैं आपकी अलग अलग तीनों ऐप्स में कहाँ कहाँ पे है, ओके। मैं एक्चुअल में सिर्फ ड्रीम 11 यूज़ करता था, उसके बाद में मैंने और एप्लीकेशंस को यूज़ करना स्टार्ट किया, ये देखने के लिए कि UI UX इनका कैसा है, ताकि आपको पूरा एनालाइज करके इस तरह का सेशन मैं आपके लिए ऑर्गेनाइज कर सकूं, जिससे आप चीज़ें सीख सकें, ओके। ओके, तो यहाँ पे सीरियल पोजिशन इफेक्ट क्या चीज़ है। यूजर हैव ए प्रोपेंसिटी टू बेस्ट रिमेंबर द फर्स्ट एंड लास्ट आइटम इन अ सीरीज, ओके। ह्यूमन माइंड को नॉर्मली समझिए, ह्यूमन माइंड को कोई भी एक सीरीज में अगर कुछ चीजें रखी हुई हैं तो पहली और लास्ट वाली जो है वो अच्छे से समझ में आती है। पोजीशनिंग की एक्शंस ऑन द फार लेफ्ट एंड राइट विद इन एलिमेंट सच एज नेविगेशन कैन इंक्रीज मेमोराइजेशन, ओके। तो फुटर में भी अगर हम लोग कुछ लगा रहे हैं फुटर में, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको पहले और लास्ट में लगा दीजिए। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, देखिए यहाँ पे इन्होंने टीम जो फैली है, दूसरी टीम है, उन दोनों के बिल्कुल साइड साइड में ऐसे स्कोर्स लगाए हैं। इन्होंने भी ऐसा ही किया, तो इन दोनों ने ये फॉलो किया है। अगर यहाँ देखिए माई फैब 11 में तो इन्होंने ऐसी चीज कोई भी फॉलो नहीं की है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ सब कुछ बिखरा हुआ सा है, कुछ ऐसे नहीं पता चल रहा कि कौन सी टीम ने कितने पॉइंट्स बना लिए हैं, राइट। वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिल रही है, सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारी पोजीशन क्या है। तो पोजीशन देखते टाइम, यानी मैच चल रहा है, फिलहाल हमारी क्या पोजीशन है वो देखते टाइम भी हमें प्रॉपरली अगर इन्फॉर्मेशन ऊपर मिल रही है, राइट। तो ये लॉ जो हमने देखा था सिस्टम विजिबिलिटी वाला जो रूल था, उसके अकॉर्डिंग भी ये वाली स्क्रीन नहीं है, ये वाली, ओके, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल अभी दो ही स्क्रीन्स और रही हैं हमारी डिस्कस करने वाली, फिर आपको कुछ सरप्राइज भी मिलने वाला है, ओके, राइट। तो यहाँ पे ये स्क्रीन क्या है, ये ड्रीम टीम को चेक करने की है कि ड्रीम टीम कौन सी है, राइट। तो जिन्होंने पता है, जो इसमें प्ले करते आए हैं, इन एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, उन्हें पता होगा ड्रीम टीम का, यानी कि सबसे टॉप
जो प्लेयर की जो विनर रहा है उसकी जो टीम थी सबसे ज़्यादा पॉइंट बनाने वाली वो टीम कौन सी है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिट्स लॉ कमाल कर दिया My511 ने, इन्होंने ये प्रॉपरली यूज किया हुआ है फिट्स लॉ को, बाकी ड्रीम 11 ने भी नहीं किया और विजन 11 ने भी नहीं किया। फिट्स लॉ क्या कहता है, फिट्स लॉ स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन टू मूव अ पॉइंटर माउस कर्सर टू अ टारगेटेड एरिया is a function of distance to the target divided by the size of the target। नॉर्मली इसको समझ लेते हैं, द लॉन्गर द डिस्टेंस एंड द स्मॉलर द टारगेट साइज द लॉन्गर इट टेक्स, मतलब टाइम ज्यादा लेता है। ओके, यानी कि अगर कोई भी ऐसा ऑप्शन जो हमारी पहुंच से ज्यादा दूर है और छोटा है तो उतना ही ज्यादा टाइम लेगा यूजर को उस पर एक्शन लेने पे या वो कहाँ है उसको समझने में। तो ड्रीम टीम को सेलेक्ट करने के लिए, देखने के लिए, हालांकि इन्होंने तो बनाया ही नहीं ऐसा कोई ऑप्शन कि ड्रीम टीम देखी जा सके, लेकिन इन्होंने बना रखा है, इन्होंने ड्रीम टीम का यहाँ बटन बनाया हुआ है काफ़ी छोटा हाइट में, और यहाँ देखें तो यहाँ इस स्क्रीन पे इन्होंने यहाँ नीचे ही बड़ा सा बटन दे दिया ड्रीम टीम का। तो ये बिल्कुल सही है, एक तो साइज बड़ा है, दूसरा ऊपर से ये पहुंच में है, यूजर के इजीली टैप कर सकते हैं थंब से, राइट। इनको टैप करने के लिए दूसरा हैंड लगाना पड़ेगा या फिर फोन में मतलब काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। यहाँ पे फिट्स लॉ को यूज किया है प्रॉपरली My511 ने। तो आपकी एप्लीकेशंस में भी अब आपने चेक करना है, जो पहले से बनी हुई है या आगे बनाने वाले हैं, उसमें ये ध्यान रखना है कि जिस स्क्रीन पे हम आए हैं उसका जो प्राइमरी एक्शन है, यानी जहां पे जो मोस्टली या तो फिर यूजर मोस्टली करना चाहेगा वो ऑप्शन यूजर की पहुंच में होना चाहिए, इजिली टू रीच होना चाहिए, और उसका साइज भी ठीक होना चाहिए ताकि आराम से उसको वो परफॉर्म कर सके। अब इस स्क्रीन में स्टैट्स देखने आते हैं कि किस प्लेयर ने कितने रन बनाए, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ड्रीम टीम देखना चाहेगा यूजर। ओके, तो यहाँ पे फिट्स लॉ के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट हुआ है My511 ने। ड्रीम 11 में और विजन 11 में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेकंड लास्ट हमारी ये स्लाइड है, इसके अंदर क्या चीजें हैं इसको अगर हम लोग देखें तो इसमें मैं कोई लॉ या रूल की फॉलो नहीं करने वाला, बताने नहीं वाला, लेकिन यहाँ पे एक ओवरऑल आपको एक नॉलेज मिलने वाली है। और वो क्या है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें ये विनिंग ब्रेकअप है, यानी कि हम देखना चाहते हैं कि इस कॉन्टेस्ट में, एक कॉन्टेस्ट को ओपन कर लिया और उसमें किसको कितना प्राइज मिलेगा, किस रैंक पे रहने पे कितना प्राइज मिलने वाला है, तो वो यहाँ पे स्क्रीन में बनाया गया। तो टेबुलर डेटा बनाया गया। अगेन अगर देखें तो टेबल का डेटा में ये जो लाइन्स है बीच वाली, ये रोज वाली, वो बहुत ही मिनिमल सी है, तो ये बेस्ट है। इन दोनों एप्लीकेशन में कुछ डार्क ही बना रखी है, तो ऐसा नहीं करना है। फिर उसके अलावा और क्या चीज़ें अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि दोनों टीम्स कौन कौन सी हैं और कितना टाइम रहा है मैच स्टार्ट होने में, इन्होंने ये भी दिया है, राइट। और यहाँ पे स्पेशली इन्होंने बटन दे दिया ज्वाइन कॉन्टेस्ट नाउ, तो कॉन्टेस्ट ये वाला ज्वाइन करना है क्या, तो यहाँ पे स्पेशली बटन दे दिया। यहाँ पे कोई भी बटन नहीं दिया है ड्रीम 11 ने, तो इससे जो नए यूजर्स हैं ना उन्हें प्रॉब्लम होगी। हालांकि ये कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे भी क्लिक किया जा सकता है, 26 रुपीज़ पे, 49 रुपीज़ पे या 35 रुपीज़ पे, इन पे क्लिक करके कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया जा सकता है। लेकिन ये तो जो हैबिचुअल यूजर्स हैं, जो पहले से एक्सपर्ट हैं, उन्हें पता होगा ना, नए वालों को नहीं पता है। तो यहाँ ज्वाइन कॉन्टेस्ट नाउ जो है वो इन्होंने बटन दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा अगर ओवरऑल देखें तो इन्होंने My511 ने फालतू में जगह, बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वो वेस्टेज किया है। तो आप जब भी एप्लीकेशन कोई भी डिज़ाइन करते हैं तो उसमें ये देखिए कि कंजेस्टेड भी ना हो जाए, कि चीज़ें ज़्यादा पास पास में आ जाए, और ऐसा भी ना हो कि फालतू में स्पेस वेस्टेज हो रहे हैं। ओके, एक बार में स्क्रीन के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा दिखाई दे जाना चाहिए, स्पेशली अगर इस तरह की कोई लिस्ट है तो। ओके, अगर छोटे छोटे बहुत सारे सेक्शन, छोटी छोटी ऐसी चीज़ें, उनको आप एक बार में ज़्यादा दिखाने के चक्कर में छोटे छोटे फॉन्ट लिख रहे हो, छोटे छोटे कार्ड्स बना रहे हो, बिल्कुल कंजेस्टेड कर रहे हो, तो वो भी गलत है। ओके, उसके अलावा अगर इन तीनों स्क्रीन्स में देखें तो इन दो स्क्रीन्स ने, लास्ट वाली जो है ड्रीम 11 और Fab 11 ने, टॉप में जो कलर अलग दिया है और उसमें टीम को यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे दिया है कितना टाइम बचा है और कौन कौन सी टीम्स है, वैलेट है, तो ये कैटेगराइज कर दिया अलग कलर से, तो ग्रुपिंग कर दी है एक तरह से कि ये डेटा अलग है। ओके, तो विजन 11 के अंदर सारा ही एक जैसा ही दिखाई दे रहा है, पूरा व्हाइट व्हाइट कर दिया, तो कंट्रास्ट नहीं बनाया बैकग्राउंड में कुछ यूज करते हुए। तो आपने ये भी ध्यान रखना है अपनी एप्लीकेशंस में। ड्रिबल में भी अगर आप चेक करते हो तो आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी मिलेंगी जिनमें कंट्रास्ट बनाने के लिए कार्ड्स यूज किए होते हैं। हाफ स्क्रीन जो है वो अलग कलर का बैकग्राउंड है, ऊपर अलग कलर का बैकग्राउंड है, तो वो आपको वो चीज़ें दिखाई देती हैं। ओके, तो आपने ध्यान रखना है। तो देखिए ये वाली स्क्रीन है, अब आप बताइए चैट में कि कौन से वाली इसमें से सबसे बेस्ट है। ओके, तो कुछ लोग 1 कहेंगे, 2 कहेंगे, 3 कहेंगे, देखते हैं कि ज़्यादातर कौन से प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन से वाली सही है स्क्रीन। ओके ओके, करिए करिए, आप कमेंट कीजिए कि आपको कौन से वाली सबसे अच्छी दिखाई दे रही है।
चलिए ठीक है, आप मैच कर लीजिए। आप मन में भी अगर आपके है कुछ कि हाँ ये वाली स्क्रीन अच्छी थी, तो आप मैच करिए। यहाँ बीच वाली जो स्क्रीन है अगेन ड्रीम 11 वाली, वो बेस्ट है। उसके बाद विजन 11 और फिर माई फैब 11। तो इसमें देखिए कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स को इन दो ने, पहली वाली दो स्क्रीन ने, ऐप्स ने फॉलो किया है। वो क्या है? जैकब नीलसन की फोर्थ यूएक्स डिजाइन ह्यूरिस्टिक इज स्टिक टू यूआई कन्वेंशंस and follow existing standards so that users know what to expect and how to operate in द इंटरफेस। तो यहाँ पे क्या है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जो रूल्स बने हुए हैं या जो लोग बनाते आए हैं, काम करते आए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने ये देखना है। ओके, फिर इस स्क्रीन में जाएं तो इन्होंने ग्रुपिंग प्रॉपरली की है बिना स्पेस को वेस्ट करते हुए। इन्होंने देखो स्पेस को वेस्ट किया है, ठीक है, और इन्होंने बिना स्पेस को वेस्ट करते हुए भी ग्रुपिंग कर दी है, बीच में डिवाइडर्स पतले पतले डाल के, और मिनिमल सी डिजाइन दिखाई दे रहा है। इसको अगर देखें तो इसमें तो बीच बीच में ये स्ट्रिप्स आ रही है इतनी बड़ी बड़ी, तो ये ओवर हो रहा है। ओके, तो जो कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स फॉलो करने की बात है, इसने माई फैब 11 ने ये नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पे चेक बॉक्सेस या फिर इस तरह के छोटे छोटे जो बटन्स टाइप के चिप्स जो होती हैं, उसको हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, आजकल ऐसा भी हो रहा है जैसे कि गाना.com है, आपको इंस्टॉल करते हो तो वो आपसे लैंग्वेजेस पूछता है, तो वहाँ पे भी आप इस तरह से सिलेक्शन करते हो, मल्टीपल सिलेक्शन। तो ये भी अच्छा है सिलेक्शन का मेथड। लेकिन इन्होंने माई फैब 11 ने जो किया है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो स्टैंडर्ड्स हैं वो नहीं फॉलो किए। यहाँ पे भी मल्टीपल सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन इन्होंने ना ही तो रेडियो बटन यूज़ किए हैं, ना ही इस तरह के शेप्स यूज़ किए। इन्होंने क्या किया है, देखने में टेक्स्ट फील्ड लग रही है, एक फॉर्म की फील्ड लग रही है, जैसे कि टैप करके इसमें कुछ फिल करना हो हमने, राइट। तो ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये फॉलो नहीं करना। दूसरी चीज़, हम जो यूआई किट बना लेते हैं उसमें अगर हमने एक बार ये डिसाइड कर लिया कि हमने 4 ऑप्शंस के लिए चेक बॉक्सेस देने हैं, यानी कि मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए यूजर को चेक बॉक्सेस देने हैं, तो हर बार वही चेक बॉक्सेस ही देंगे हर टाइप की फीचर में जहां पे भी मल्टीपल सिलेक्शन चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कभी चेक बॉक्स दे दिए, कभी ड्रीम 11 की तरह यहाँ पे इस तरह के ऑप्शंस दे दिए, तो मिक्सअप नहीं करना। दूसरा है कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स, सॉरी ये हो गया था। इसके बाद है जेस्टॉल्स लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, ऑब्जेक्ट्स और शेप्स दैट आर क्लोजर टू वन अनदर अपीयर्स टू फॉर्म ग्रुप्स। ओके, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ये पास पास में है, तो ये ग्रुपिंग बन रही है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग वाली स्लाइड में बताई थी, वो वाली प्रॉब्लम यहाँ पे भी है। तो वो प्रॉब्लम क्या है, अगर आप देखें कॉन्टेस्ट टाइप है, मान लेते हैं ये, तो इसके नज़दीक में ही है मल्टी एंट्री और 100% बोनस, दोनों फील्ड्स इसके पास में है। लेकिन ये वाला जो गैप है ये कम है और ये वाला गैप ज़्यादा है। ओके, तो इसकी वजह से ये और ये दूर दूर हैं, तो ये अपने आप में एक ग्रुप बना रहा है एक बार के लिए, राइट, और ये अपने आप में एक ग्रुप बना रहा है, जो कि बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ओके, तो ये इस टाइटल, नीचे वाले सेक्शन के टाइटल के ज़्यादा नज़दीक है और अपने ही सब ऑप्शन, जो एक और ऑप्शन है, उससे दूर हो गया है। तो ऐसा आपकी एप्लीकेशन में कभी नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों का आपने प्रॉपरली ध्यान रखना है, ओके, अपनी एप्लीकेशंस में भी। और यहाँ पे अगर देखें तो इक्वल गैप्स हैं सभी के बीच में, चाहे वो एंड तक पहुंचा हो या ना पहुंचा हो। इन्होंने क्या किया है, 2-2 सेक्शंस बना दिए। अब देखिए, इन दोनों में अगर कम गैप हो और इन दोनों में अगर ज़्यादा गैप हो, तो ये दोनों एक तरह के ऑप्शन लगेंगे और ये एक जैसे कुछ ऑप्शन लगेंगे, तो ग्रुपिंग हो जाती है इस वजह से। तो ऐसा नहीं करना है। तो लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी यही कहता है कि आपने एक जैसे ग्रुपिंग करनी है किसी चीज़ों को, तो उनको पास पास में रखिए। और अगर वो ऑब्जेक्ट आपने किसी दूसरे सेक्शन के पास में रख दी, तो वो उसका हिस्सा लगने लगेगा, उसका पार्ट लगने लगेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी तक आपने इस सेशन में बहुत सारी चीज़ें समझ ली हैं, देखी हैं, और आपके आंसर्स भी आए हैं। ओके, कि आप कौन कौन सी स्क्रीन्स आपको बेटर लगी हैं। आपने मैच भी करके देखा कि कुछ लोगों ने रॉन्ग स्क्रीन को बेस्ट बताया था, तो वो भी वो बेस्ट नहीं थी एक्चुअल में, तो आपको पता लगा कि वो बेस्ट नहीं है। तो इसी तरीके से अभी आपने क्या करना है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि ये जो वीडियो आपने देखी है, इसको आपने अगेन बाद में फिर से प्ले करके देखना है। ईच स्लाइड को आपने अच्छे से देखना है, जो लॉज, प्रिंसिपल्स, रूल्स मैंने बताए हैं उनको देखना है। ओके, और अपने जो पहले से बने हुए पोर्टफोलियो में आपने लगा चुके हो डिजाइन, उनके साथ मैच करके देखना। आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम्स मिलेंगी जो मैंने यहाँ पे बताई है। यहाँ पे मैंने फैंटेसी स्पोर्ट्स वाली एप्लीकेशन को यूज किया है। आप एनीथिंग, कोई भी, ये रूल रेगुलेशंस जो है, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं, वो हर तरह की एप्लीकेशन में सेम ही यूज होती हैं। तो आप इनके साथ में मैच कर करके देखिए कि कहाँ कहाँ पे आपने प्रॉब्लम्स की हुई हैं और कहाँ आप इसे सही कर सकते हैं। तो इस वीडियो का ये तो बेनिफिट मिलेगा। दूसरा बेनिफिट ये भी है
कि आप जब भी आपके पास कोई रीडिजाइन करने के लिए एप्लीकेशन आए, क्लाइंट बोले कि ये बुरा डिजाइन है, इसको अच्छा बना दो, तो भी आपको ये वाली वीडियो यूज होगी। आप बुकमार्क करके रखिए इस वीडियो को, जब भी आपके पास ऐसा कुछ भी समझना हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, इसमें हमने फॉर्म्स को भी कवर किया, हमने इस तरह की फील्ड्स को, सिलेक्शंस को भी किया है, हमने विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस को भी देखा है। इसके अलावा कुछ चीज़ें सिलेक्शन करनी है वो भी कवर हो गई, डेटा टेबल्स भी कवर हो गए हैं, मल्टीपल स्टेप वाले सेक्शंस भी कंप्लीट हो गए हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारी स्टडी की है, कुछ आवर्स लगा के मैंने इस पर स्टडी की, और जो स्पेशली जो स्क्रीन जिनसे आप लोग कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो निकाल के लेके आया और फिर ये मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है। तो एक बात ये क्लियर समझ लो कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ जो सालों से सिर्फ टीचिंग करवाते आया हूँ किसी इंस्टीट्यूट में, जो कि खुद, जो मोस्टली ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि वो खुद लोग किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे होते हैं, वो सिर्फ टीचिंग करवाए जा रहे हैं, तो लेटेस्ट चीज़ों से अपडेट नहीं होते हैं और उनका प्रैक्टिस नहीं होता है नए नए तरह के टूल्स पे या फिर नए नए तरीके के टॉपिक्स वाली एप्लीकेशंस पे, तो उनकी प्रैक्टिस भी नहीं होती है, राइट। और एक होते हैं मेंटर लाइक मी, ओके। तो मेरी अपनी कंपनी है यूआई डिज़ाइनिंग, यूएक्स डिज़ाइनिंग, यानी हम ओवरऑल वेबसाइट और एप्लीकेशन की डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग करते हैं। तो मेरी अपनी कंपनी है, 15-16 ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है। डेली यूजर्स से मेरे सर्वे भी होते हैं और क्लाइंट से मीटिंग्स भी होती हैं, प्रोजेक्ट्स को डिस्कशन किया जाता है टीम के साथ में, हम लोग प्लान करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, बेस्ट डिज़ाइंस। तो डेली का काम है ये मेरा। तो मैं जो आपको नॉलेज दे पा रहा हूँ यहाँ पे वो बेस्ट रहेगी, लेटेस्ट अपडेटेड रहेगी और उस वे में रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस वे में रहने वाली है मेरी वीडियोज़ की इंफॉर्मेशन, जो एक्चुअल में यूज हो रही है आजकल एप्लीकेशंस में। आपने जिन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिस तरीके से करना चाहिए, वो मेरी कोई भी यूट्यूब की वीडियोस आप उठा के देख लो, कोई भी वीडियोस 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट की नहीं है, डीप नॉलेज वाली है। जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं उनको में भी थोड़ा लॉन्गर लगे ये वीडियोस, लेकिन मोस्टली जो फ्रेशर्स हैं या थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उनको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आती है। मैं डीप नॉलेज देना चाहता हूँ, क्योंकि फटाफट देखना तो एक ऐड की तरह होता है, 8-10 मिनट की वीडियो। डीपली समझोगे चीज़ों को अच्छे से करते हुए, एक मेंटर के थ्रू बनाई हुई वीडियोस को देखोगे तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आने वाली है। आपने जब भी आप बनाना सीखने लगते हैं या भी सीखने लगे हैं, बनाने लगे हैं कुछ भी यूआई यूएक्स, तो डायरेक्टली कोई भी एप्लीकेशन को बनाना स्टार्ट नहीं करना है आपने, ओके। पहले आपकी बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। बेसिक में दुनिया भर की ऐसी चीज़ें जिनको आपको समझने की ज़रूरत है, उसके बाद ही आप एप्लीकेशन डिज़ाइन करना स्टार्ट करें ताकि आपकी डिज़ाइंस अच्छे बने। तो डायरेक्ट बनाने वाले ऐसे कोई भी कोर्सेज या कहीं से भी वीडियोस देख रहे हो तो ऐसा मत देखिए, पहले आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए आपने, ओके। तो आप ये सब चीज़ें हैं वो कैसे सीखेंगे, ओके, हाउ यू कैन लर्न, ये चीज़ें आपको कहाँ से सीखने को मिलेगी, कैसे सीखें। अब बात तो ये है, राइट, किस चीज़ के लिए, आपके प्रोजेक्ट्स को करने के लिए, आप इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए, आपका बेटर करियर बनाने के लिए। आप कैसे सीखें, सीखने का मेथड क्या है, किस तरीके से सीखें, ओके। तो क्या सीखना है आपने ये भी पता होना चाहिए। एक्चुअली यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको पता नहीं होता कि सीखना क्या है, कहाँ से स्टार्ट करना है सीखना, किन चीज़ों से स्टार्ट करना है, इसीलिए आप प्रॉपरली सीख नहीं पाते हैं, ओके। तो यहाँ पे दो चीज़ें सीखने की होती हैं, यूएक्स डिजाइनिंग, यूआई डिजाइनिंग। यूएक्स में प्लानिंग रिसर्च वगैरह होती है, यूआई डिजाइनिंग में हम लोग एक्चुअल डिजाइन करते हैं, ओके, एप्लीकेशन को। तो यूआई डिजाइनिंग का मतलब क्या है, ऐप डिजाइनिंग करना सीख रहे हैं आप, ओके। एप्लीकेशन डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया है तो आप अपना लर्निंग स्टार्ट कर दिया है, नहीं, ऐसा नहीं है, ये इनफ नहीं है और एक बैड स्टार्ट भी हो सकता है सीखने के लिए, ऐसा नहीं करना है। तो क्या है, यूआई के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, यूआई डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं जिनकी कुछ तो मैंने यहाँ पे बात की है ऑलरेडी। इसके अलावा टाइपोग्राफी, कलर थ्योरी, ग्रिड्स, लेआउट, आईओएस और एंड्रॉइड की यूआई किट्स जो होती हैं उनको समझना, उनके रूल्स को समझना, शैडोज, आइकन्स, बटन, इलस्ट्रेशन, डेटा टेबल्स, फॉर्म्स, वायर फ्रेम्स, और ऑफ कोर्स यूआई डिजाइन करने के लिए किट्स जो टूल्स होते हैं जैसे फिग्मा, इन चीज़ों को सीखना। और इसके अलावा दुनिया भर की और ऐसी चीज़ें हैं जिनको पहले आप सीखोगे, उसके बाद आप एप्लीकेशन डिज़ाइन करने की ट्राई करोगे। तो इसके अलावा यूएक्स में क्या चीज़ें आ जाती हैं, यूएक्स में बहुत डीप वाली चीज़ें हैं। अगर आप अपने नाम के साथ में यूएक्स डिज़ाइनर लगाते हैं तो आप पहले ये चेक कर लीजिए जो मैं अभी बताने वाला हूँ कि ये सब चीज़ें आप कर पाते हैं क्या, इवन इनका नॉलेज है क्या आपको। जैसे कि यूज़र रिसर्च, बहुत सारे मेथड होते हैं, यूज़र इंटरव्यूज़ भी हैं, कार्ड सॉर्टिंग की जाती है, एम्पैथी मैप्स बनाए जाते हैं, एफिनिटी डायग्राम्स बनाए जाते हैं, कस्टमर जर्नी मैप्स, कॉम्पिटिटर एनालिसिस।
प्रियोरिटाइजेशन मैट्रिक्स बनाई जाती हैं, यूजर पर्सोनास, लो हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम्स, एबी टेस्टिंग भी की जाती है और बहुत सारी ऐसी और भी ऐसी चीजें हैं जो डेफिनेटली आपने नहीं सुनी होगी। इनमें से कुछ ही आपने सुनी होगी, फिर भी आप अपने नेम के साथ में यूएक्स डिजाइनर भी लगा रहे हैं तो छोड़ दीजिए यूएक्स डिजाइनर लगाना, क्योंकि आपको पहले ये सब चीजें समझनी पड़ेगी। ये यूएक्स डिजाइनिंग है, ना कि सिर्फ वायर फ्रेम्स बनाना और एबी टेस्टिंग कर लेना और ये सब हो गया, राइट। तो आपने ये सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो अब बात आती है कि कहाँ से सीखें। अब ये सब चीज़ें कहाँ से सीखें? बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, ऑनलाइन पढ़े हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, यूट्यूब में भी पढ़ी हैं, और इसके अलावा कोई ब्लॉग्स वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ से भी आप चीज़ें देख सकते हैं, राइट। या ऑफ कोर्स इस चैनल पे तो आप देख ही सकते हैं, यूएक्स की भी एक सीरीज चल रही है, हालांकि उसमें रैंडम टॉपिक्स मैं डालते रहता हूँ यूएक्स में। और अडोबी एक्सडी आप फ्री में सीख सकते हैं, आप वेब डिज़ाइनिंग का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा है, यहाँ पे फिग्मा टूल का पूरा कोर्स पढ़ा है, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ वो चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी और भी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, वो भी आपने कवर करनी है, ओके। बट चैनल से देख रहे हैं, ब्लॉग से देख रहे हैं, इन सब चीज़ों से देख रहे हैं, लेकिन क्या हो अगर आपको लाइव चैट सपोर्ट मिल जाए और मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बन जाए, ठीक है, चाहे वो कॉल पे हो या चैट पे हो, मुझसे डायरेक्ट सपोर्ट मिले हर टाइप की आपकी डाउट्स को सॉल्व करने का। सोचो तो कितना अच्छा रहेगा। यानी आप मेरे से डायरेक्ट जुड़े हों कॉल और चैट के थ्रू, ओके, और लाइव वीडियो सेशंस भी फ्री आप मेरे साथ कर सकें। इसके लिए आपको ग्राफिक गुरुजी की मोबाइल एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लेनी चाहिए, एटलीस्ट अभी कर लेनी चाहिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारा उसमें कंटेंट भी मिल रहा है आपको, फ्री वीडियोस, फ्री डाउनलोड किट्स भी मिल रहे हैं आपको, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको मिल रही है, फ्री लाइव सेशंस भी मिल रहे हैं। तो वो एप्लीकेशन जो मैंने बनाई है स्पेशली इसीलिए बनाई है, जो चीज़ें यूट्यूब पे ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, जैसे लाइव चैट और लाइव सपोर्ट, कभी भी चैट पे मेरे साथ आके डायरेक्ट 1-to-1 प्राइवेट चैट भी कर लो, आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व करवा लो, ओके, अपने डिज़ाइंस रिव्यू करवा लो, या लाइव मेरे साथ आके ग्रुप में सब मिल के एक साथ हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ऐसा चैनल पे पॉसिबल नहीं है। चैनल पे डेफिनेटली बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस ऑलरेडी आ रही हैं, आती रहती हैं, लेकिन अगर ऐप कर लेते हैं तो आपको एक साथ में एक अलग बेटर बेनिफिट भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। तो ऐप तो डाउनलोड करनी है आपने। ऐप डाउनलोड करके चैट सेक्शन में आके मुझसे आप किट्स मांग सकते हैं, वहाँ मैं आपको डायरेक्टली लिंक्स दे दूंगा। बहुत अच्छी अच्छी किट्स के एक पूरा सेट मैंने बनाया हुआ है, जहाँ से आपको डायरेक्टली कुछ भी रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आपको वहाँ से चीज़ें मिलने लग जाएंगी और आप मुझसे डायरेक्ट चैट भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो जो चीज़ें अभी तक मैंने ऊपर बताई थी, जो आपको डीपली समझनी चाहिए, चाहे वो यूआई की हो या यूएक्स की हो, और एक करेक्ट मेथड में समझनी चाहिए, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक कोर्स लेके आया हुआ हूं। और ये कोर्स आपको मिल रहा है ग्राफिक गुरुजी की मोबाइल एप्लीकेशन में। ये कॉम्बो कोर्स है, यूएक्स डिजाइनिंग पूरा डीप नॉलेज के साथ में, यूआई डिजाइनिंग अपने पूरे डीप नॉलेज के साथ में, कॉम्बो ये मिल रहा है आपको 2 कोर्सेज का। और ये पूरा कोर्स हिंदी में है, हालांकि लिखी हुई चीज़ें इंग्लिश में, लेकिन जो कन्वर्सेशन हो रही है वो हिंदी में हो रही है, हिंदी में समझाई जा रही है सब कुछ चीज़ें। ऐसा कोर्स आपको नहीं मिलने वाला, मोस्टली इंग्लिश में होते हैं, ओके। 48 प्री रिकॉर्डेड क्लासेस हैं दोनों की मिला के, और लाइव सेशंस भी हो जाते हैं। और एक इस पूरे कॉम्बो में हम एक प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं जिसपे हमने पूरा यूएक्स किया है, फिर यूआई डिजाइनिंग भी किया है। इसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और इसमें पोर्टफोलियो क्रिएशन करवाया जाएगा, इंटरव्यू क्वेश्चंस की भी तैयारी करवाई जाएगी, स्पेशल वीडियोस के अंदर अर्निंग प्लान, ये सब कुछ सीख लिया है। अब आप अर्निंग कैसे स्टार्ट करें, कहाँ कहाँ पे क्या क्या करना है, वो सब भी अलग से सेशन में आपको दिलवाया जाएगा, ओके। तो इस कॉम्बो की आपको क्या चार्जेस क्या लग रहे हैं, ओके। तो जैसे कि यूएक्स डिजाइनिंग का जो कॉस्टिंग है, यहाँ पे फीस जो है वो 1999 है, और जो मोबाइल ऐप यूआई डिजाइनिंग कोर्स है उसकी 3499 है कॉस्ट। और यहाँ इसके साथ में आपको किट भी दी जा रही है, 800 प्लस बने बनाए इलस्ट्रेशंस अलग अलग तरह के टॉपिक्स पे, जो आपके एप्लीकेशंस में, ऑनबोर्डिंग स्क्रीन्स में या वेबसाइट के सेक्शंस में हर जगह पे काम आएंगे। फुल्ली एडिटेबल है, आप कुछ भी उसमें एडिट कर सकते हैं, कलर थीम आप क्लाइंट के ब्रांडिंग के साथ मैच कर सकते हैं, सारे अलग अलग एलिमेंट्स भी मिलेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए अपना खुद का सीन बना सकते हैं। तो पावरफुल किट जो ऑलरेडी गम रोड पे 3700 में मिल रही है, वो भी साथ में इसमें इंक्लूडेड है। तो इन सारे का टोटल क्या होता है 9198। लेकिन इस कॉस्ट वाला ये पूरा कॉम्बो सेट जो है वो आपको सिर्फ कितने में मिल रहा है, 7999 नहीं, 6999, ओके, ये भी ज्यादा है, ओके। तो आपको ये मिल रहा है सिर्फ 4999 में, ओके। इतने के तो आप थोड़े दिन में कुछ इधर उधर मार्केट में ऐसे ही खर्चे उड़ा देते हो, मतलब
एक्सपेंस कर देते हो, राइट। तो 4999 में आपका करियर बनाने की गारंटी मैं दे रहा हूँ। आपको यूएक्स पूरा मिलेगा, यूआई डिजाइनिंग पूरा मिलेगा, प्लस आपको काफ़ी सारी किट्स मिलेंगी और ये प्रीमियम किट भी मिलने वाली है 4999 में। तो आप अभी ग्राफिक गुरुजी की मोबाइल एप्लीकेशन में जाइए, वहाँ पे ये कोर्स देखिए और उसको बाय कर सकते हैं आप इस कोर्स को, ओके। इसके साथ साथ में आपको और भी चीज़ें मैं बता देता हूँ कि ये जो कीमत में आपको कोर्स मिल रहा है ये हमेशा नहीं मिलता रहेगा, आपने जल्दी से जल्दी इसे बाय करना है, ओके, कॉम्बो वाला। अदरवाइज अलग अलग भी कोर्स ले सकते हैं आप, अगर सिर्फ यूएक्स करना है, सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन यूआई डिजाइनिंग करना है, राइट, तो आप अलग अलग भी बाय कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे जाके वहाँ अलग अलग का भी ऑप्शन है। इसके अलावा इस कोर्स को आप जो एप्लीकेशन के साथ साथ में आप डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं। आप वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एप्लीकेशन में कि आप डेस्कटॉप पे भी इस कोर्स को कैसे कर सकते हैं, सिर्फ मोबाइल में ही नहीं है, दोनों जगह आप इस कोर्स को कर सकते हैं। एप्लीकेशन में आप वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद उनको देख सकते हैं, तो ये सारा आपको फीचर्स मिलने वाले हैं, ओके, राइट। तो अब जो यहाँ तक पहुँच गए इस वीडियो में, जो अभी तक टिका हुआ है यहाँ पे इस लाइव सेशन के अंदर, प्रीमियर के अंदर, उनके लिए मैं स्पेशल ऑफर लेके आया हूँ। YT500 का कूपन लगाइए और आपको यहाँ पे 500 का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। वो 4499 में ये पूरा कॉम्बो सेट मिलने वाला है। इतनी सारी वीडियोस, टेस्ट्स भी हैं इसके अंदर। इनके अलावा, टेस्ट्स के अलावा इसमें लाइव रिकॉर्डिंग्स हैं, लाइव सेशंस भी हैं, बहुत सारी आपको ऐसी चीज़ें मिलने वाली है सिर्फ 4499 में। तो इस तरीके से अगर आप सीखोगे तो डेफिनेटली आप अच्छे से सीखने वाले हो। मैं आपको सिखाने वाला हूँ, मेरा पूरा कोर्स प्लान किया हुआ है और इस कोर्स के थ्रू आप इतना इजीली ये चीज़ें सीख पाओगे कि आप इंटरव्यूज इजीली क्रैक कर पाओगे, आप अपना पोर्टफोलियो अच्छे से बना पाओगे, राइट। तो अभी ये वाला जो ऑफर है 500 वाला, ये चल पड़ा है और ये इनिशियली 30 स्टूडेंट्स के लिए ही है। और जल्दी से जल्दी, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने एक बार इस तरह का लाइव सेशन किया था और उसमें मैंने इंडिविजुअल कोर्स सेल किए थे, तो जो 30 स्टूडेंट्स थे वो लगभग 20-30 मिनट के अंदर कंप्लीट हो चुके थे। तो अगर आपने ये डिस्काउंट लेना है 4499 में ही अगर इस कॉम्बो को बाय करना है तो जल्दी से जल्दी आप बाय कर लीजिए। पूरा डिस्क्रिप्शन वगैरह देखना है सारा कुछ, तो इसमें आपको बीच में इस लाइव स्ट्रीम के नीचे, वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे जहाँ क्लिक करके आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें करवाई जा रही हैं दोनों कोर्सेज में। पूरा मॉड्यूल देख सकते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन जो ग्राफिक गुरुजी की है वो तो इंस्टॉल कर ही लें आप, चाहे कोर्स बाय करें ना करें। काफ़ी सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट भी वहाँ पे मिल रही है। उसके अलावा आप वहाँ पे जो कोर्स हैं ये वाले, उनमें जो वीडियोस है इनिशियली स्टार्टिंग वाली फर्स्ट जो दोनों की वीडियो है एज ए डेमो क्लास, आप क्विकली जाके देख लीजिए वहाँ पे कि उसमें क्या क्या करवाया जाएगा। कोर्स का आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। उसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी हर चैप्टर की, हर वीडियो की आपको फर्स्ट 2 मिनट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो के लिए मिल रही है, ओपन कर दी गई हैं। तो आप जल्दी से देख लीजिए, तसल्ली कर लीजिए कि कोर्स कैसा होने वाला है। कोई भी क्वेश्चन है तो मैं लाइव बैठा हूँ व्हाट्सएप पे भी और इस एप्लीकेशन के चैट ऑप्शन के अंदर में भी। तो जिसको भी जो भी प्रॉब्लम आ रही है या कुछ पूछना है कोर्सेज के बारे में तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। तो थैंक यू आज के लाइव जो स्ट्रीम है इसको ज्वाइन करने के लिए, लाइव प्रीमियर को ज्वाइन करने के लिए, ओके। एंड इसी तरह के और भी वीडियोस आते रहेंगे। इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और पास में आ रहे बेल के सिंबल पे भी क्लिक करना ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप सीखते रहें मेंटर के थ्रू UI UX डिजाइन करना। थैंक यू फॉर लवली कमेंट्स, थैंक यू।